सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी सिनेरियो है आज जम्मू कश्मीर का, क्या वो आपको इजाज़त देता है कि आप अपने ही लोगों को होमलेस करें, लैंडलेस करें उन्हें? हाँ, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो किसी जगह बैठे हुए हैं तो वो आपने ही बिठाया है एक कानून के मुताबिक। अगर वो इलीगली बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अपनी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट उस जगह पे की होगी। किसी ने घर बनाया, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने कुछ किया। आज आप एक रात में ही आप उन लोगों से सब कुछ छीन लेंगे? क्या सरकार इस गवर्नमेंट रेडी टू रिपेयर जो उनका इन्वेस्टमेंट हुई है? सरकार को बताना पड़ेगा कि जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उन लैंड्स के ऊपर, क्या वो सरकार वापस देगी उन लोगों को? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान राणा जी, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। बहुत शुक्रिया भाईजान। ज़ीशान भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर दिन जो है एक नया ऑर्डर लेकर के लोगों के सामने आती है, जिससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा समस्या परेशानी बनी हुई है। खासकर अगर हम ये जो इविक्शन को लेकर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं जो रिटर्न में है, जिसमें 31 जनवरी तक का समय जो है वो निर्धारित किया गया है कि स्टेट लैंड का चराई लैंड और जो रोशनी स्कीम्स में लोग थे उनकी ज़मीनें जो हैं वो रिकवर की जाएँ। और उस पर जब लोगों ने अपोज़ किया, बात रखी, उसके बाद एक वर्बल स्टेटमेंट आता है विदूरी साहब का कि आम लोगों को जो है तंग नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। जो बिग लैंड ग्रैबर्स हैं, बिग शार्क्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन दरहाल से कल एक नोटिस जो है नायब तहसीलदार का वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरहाल की जितनी भी आवाम है वो खुद से जो है स्टेट लैंड्स या ये जो बाकी लैंड्स हैं इनको छोड़ दें और जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनको जो है खुद से तोड़ दें, नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई करेगा। तो कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? देखिए अरफाज भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट का ये जो डिसीज़न है रिगार्डिंग इविक्शन, जिसमें स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड सरकार ने ही लोगों को दी थी उससे खाली करवाने की बात की है। सबसे पहले तो ये कहूँ कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की दैट इट इज़ रेंडरिंग इट्स ओन पीपल होमलेस एंड लैंडलेस। रोशनी की अगर मैं बात करूँ तो रोशनी एक एक्ट था जिसमें सरकार की तरफ से एक एक्ट बनाया गया और लोगों को एक कहा गया कि आप प्रीमियम भरें और उसके बाद जो है आपको वो जगह अलॉट की गई। और 20 लाख कनाल के करीब ये जगह है और 20 लाख कनाल के अगर आप सरकार ने कानून बनाया और कानून के तहत ही वो लोगों को दी है। और आज तो आप अगर फॉर एग्जांपल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे इलीगल डिक्लेयर किया है तो ये, और उसके बावजूद सरकार ही रिव्यू में गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक आप वकील साहब को कवर कर रहे थे और उन्होंने जो उस वक्त सरकार की तरफ से ही पेश हो रहे थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो, और उन्होंने और सरकार की तरफ से रिव्यू में जब जाने का मतलब ये था कि सरकार उस ऑर्डर्स के से खुश नहीं थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने रोशनी एक्ट को इलीगल डिक्लेयर किया, कहने का मतलब ये है कि एक तरह से सरकार खुद रिव्यू में जाती है और ये कहती है कि हमें टाइम दिया जाए, हम एक पॉलिसी बनाएंगे जिसमें गरीब लोग जो हैं जिन्हें अलॉटमेंट की गई है उनके तहत जो है सरकार अपना रवैया रखना चाहती थी। और उसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो ऑर्डर की दिया था उस ऑर्डर के तहत उस ऑर्डर के खिलाफ जो है दोबारा से रिव्यू में जाने की बात सरकार ने की। आज व्हेन द केस इज़ ऑलरेडी सब जुडिस, आज सरकार की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर पास होना और इस माहौल में जब तो एक विंटर्स हैं और बर्फ़बारी हो रही है, लोग आप पता है कि यहाँ की जो आवाम है टोपोग्राफी कैसी है इस इलाके की और किस तरह जो है लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी सिनेरियो है आज जम्मू कश्मीर का, क्या वो आपको इजाज़त देता है कि आप अपने ही लोगों को होमलेस करें, लैंडलेस करें उन्हें? हाँ, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो किसी जगह बैठे हुए हैं तो वो आपने ही बिठाया है एक कानून के मुताबिक। अगर वो इलीगली बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अपनी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट उस जगह पे की होगी। किसी ने घर बनाया, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने कुछ किया। आज आप एक रात में ही आप उन लोगों से सब कुछ छीन लेंगे? क्या सरकार इस गवर्नमेंट रेडी टू रिपेयर जो उनका इन्वेस्टमेंट हुई है?
सरकार को ही बताना पड़ेगा कि जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उन लैंड्स के ऊपर, क्या वो सरकार वापस देगी उन लोगों को? तो मेरे हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम 2-3 दिन से जब से ये ऑर्डर निकला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जो है, हम लीगल एक्सपर्ट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसमें सोच रहे हैं कि हमारा जो है अगला स्टेप जो है क्या होगा। हम ज़रूर इस फैसले का विरोध करते हैं। जिशान भाई, कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट की जा रही है? एक तरफ विधोरी साहब कहते हैं कि आम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, दूसरी तरफ दरहाल से जो है नायब तहसीलदार साहब ऑर्डर एक पास कर देते हैं कि भाई आप सारी ज़मीनें जो हैं वो खुद से छोड़ दें, नहीं तो आपको जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, यही तो विधोरी साहब एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और आई हैव एटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, मगर उन्हें देखना चाहिए कि एक तरफ से जब आप खुद ही रिव्यू में जाते हो, अभी केस का फैसला तो नहीं हुआ है और अभी सब जुडिस है मैटर, इसका फैसला होना था दिसंबर में जब ऑनरेबल जस्टिस जो है मांगरे साहब थे, बट वो जब रिटायर हुए तो उसके बाद सुनने में आया कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, बट अभी इसका फैसला जो है नहीं आया है। और उससे पहले ही सरकार का ये फैसला करना कि हम जो है 31 जनवरी से पहले रिट्रीव करेंगे सारी लैंड, मैं कहूँगा कि सरकार को ये सोचना होगा कि उसकी करनी और कथनी में फ़र्क अंतर हमेशा क्यों होता है। ऐसे फैसले वो क्यों लेते हैं जो आवाम के ख़िलाफ़ हों, जो आवाम की उम्मीदों के ख़िलाफ़ फैसले जब लिए जाते हैं तो ये वेलफेयर स्टेट का काम नहीं है। वेलफेयर स्टेट में इज़ दिस हाउ द वेलफेयर स्टेट वर्क्स? क्या ये तरीका है वेलफेयर स्टेट में? जब आपके नौजवान सड़कों पे हैं, जहाँ पे जहाँ इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, जहाँ पे लोगों का जहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है, तो ये तरीका वेलफेयर स्टेट का नहीं है कि अपने ही लोगों को आप तंग कर रहे हैं, अपने ही लोगों को बोल रहे हैं कि हम आपको जगह जो है हम आपसे छीन लेंगे, हम आपको होमलेस कर देंगे, लैंडलेस कर देंगे। ये ऐसे वेलफेयर स्टेट के काम नहीं होते। आपने देखा होगा कल बहुत सारे लोगों ने पीर पंजाल एरिया में जो है प्रोटेस्ट भी किए थे इसको लेकर। देखिए, प्रोटेस्ट तो अभी तो क्योंकि मौसम भी इजाज़त नहीं दे रहा है लोगों को, मगर मुझे लगता है कि विद टाइम जो है लोग सड़कों पे उतरेंगे। इवन कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये फैसला लिया है कि हम 2-3 दिन में अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे और इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि हम इस ऑर्डर के खिलाफ, चाहे हम हाई कमांड जो है जो भी डिसीजन लेती है, बट हम जो भी डिसीजन होगा वो लोगों के हक में होगा और इंशाल्लाह ताला हम इस फैसले को अपोज करेंगे जिस तरीके से भी हमें करना हो। जिशान भाई, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के, जिस तरह से हम देखा करते थे कि कश्मीर से जो है टारगेट किलिंग के मामला जो हैं वो सामने आते थे, अब जम्मू प्रोविंस में भी अगर हम बात करें, राजौरी में जो है पहले एक जो हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अभी जो डांगरी में राजौरी में जो एक मामला सामने आया जिसमें काफ़ी निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो सिक्योरिटी के हिसाब से हम कितना सिक्योर हैं? हाँ हरफाज भाई, देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि जैसे आपने खुद ही कहा कि पहले तो सिक्योर कश्मीर से हमें लगता था कि हालात जो हैं कश्मीर में ख़राब हैं और जम्मू सिक्योर है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लगातार एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि पोस्ट अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी जो है आ चुकी है, हालात बेहतर हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो 370 में जो जम्मू कश्मीर होता था। सबसे पहले तो आज वो सरकार की बात वो फेल होती है कि उसका अब जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड करके पूरे मुल्क के अंदर फैलाया गया कि 370 ही रूट कॉज है मिलिटेंसी का, सबसे पहले तो वो फेल होता है कि अगर 370 ही रूट कॉज था तो आज ये आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं। जम्मू जो जैसा इलाका, राजौरी पुंछ जैसे इलाका जात, जैसे चिनाब वैली हो गया, इन इलाकों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं, इन्होंने कोशिश की कि यहाँ ये इलाके सिक्योर किए जाएं और पिछले 10-15 सालों के अंदर हमने करके भी दिखाया था कि ये इलाके सिक्योर हो गए थे। और हम देख सकते हैं कि जब 2014 के इलेक्शंस हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इसके बावजूद कि 2010 में जो हुआ, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये कोशिश की कि 2014 के इलेक्शन में 70% लोगों ने वोट डाले। उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहाँ पे रही, उन्होंने काम किया और किसी तरीके से यहाँ सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश की। और मगर जब से ये 2019 का मैं ये वाक़या की बात करूँगा और 2019 के बाद जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो कि यहाँ हालात सामान्य हो गए हैं, ये उनकी ये दर्शाता है कि जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें फ़र्क है। क्योंकि जो दिख रहा है हमें ऑन ग्राउंड, उसमें ये दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर अभी बहुत दूर है सिक्योरिटी के एतबार से, जहाँ वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, नॉर्मलसी से बहुत दूर है।
जम्मू कश्मीर अभी नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा है, और ख़ासकर ये इलाके जो सिक्योर होते थे, अगर आज इन इलाकों के अंदर भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू हो गई तो इसका ये मतलब है कि हालात जो हैं 370 के हटने के बाद ज़्यादा ख़राब हुए हैं, और 370 का मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं था। जिसान भाई, अगर बात करें हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, वहाँ की जो ज़मीनों को लेकर के, जॉब्स को लेकर के जो सरकार एक फ़ैसला लेने जा रही है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जैसे मैं तो ये कहूँगा कि ये तो हिपोक्रेसी सरकार की ही दिखाता है कि एक तरफ से वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उनका सपना था, एक विधान एक निशान एक प्रधान, उसकी बात करते थे। वही कहते थे कि पूरे मुल्क में एक ही कानून होगा। इसके बावजूद कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से लैंड लॉस बने हैं, जिस तरीके से लैंड और जॉब्स प्रोटेक्ट किए गए, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के पास भी, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर के पास भी 35A के तहत यहाँ के जॉब्स, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट, यहाँ की लैंड प्रोटेक्ट हुआ करती थी। जब आपने एक खित्ते को, एक इलाके को एक स्टेट से अलग कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, और बाइफरकेट करने के बाद दोनों इलाकों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया, एक तरफ से आप कहते हैं एक विधान एक निशान एक प्रधान, और दूसरी तरफ से आप उसी इलाके को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखिए, हम लद्दाख को अपना पार्ट मानते हैं, मेरी पूरी सहानुभूति है लद्दाख के लोगों के साथ, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख को अपना हिस्सा मानती है। मगर ये बीजेपी की हिपोक्रेसी शो करता है कि एक तरफ से एक इलाके के लिए आप स्पेशल लॉज जो हैं वो ला रहे हैं, जहां पे आप उन्हें लैंड लॉज और उन्हें उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान को जो है असली मिलन हुआ है 370 के तोड़ने के बाद। तो ये सरकार की दोगली पॉलिसी हमेशा से सामने आई है कि बीजेपी ने हमेशा से कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को हमेशा से उनका खिलवाड़ किया है, और कभी से ये उनकी ये कभी मैं ये कहूँगा प्रायोरिटी नहीं रही कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, यहाँ डेमोक्रेसी जो है नाम की कोई चीज़ नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर पिछले 3-3.5 साल से जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, ये जो यहाँ आवाम सह रही है, वो हम सबके सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की कथनी और करने में हमेशा से अंतर रहा है। जिस तरीके से आप वो स्पेशल लॉज जो हैं एनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको स्पेशल लॉज ये लाने ही थे, देन व्हाट वाज द रीजन टू बाइफरकेट लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर? ऐसा तो रीजन बनता नहीं था। जब आपको स्पेशल लॉज ऑलरेडी एक एक्ट आपको स्पेशल लॉ दे रहा है आर्टिकल, तो आपको स्पेशल लॉज लाने की जरूरत क्या थी? जिसान भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से आप स्पेशल लॉज की बात कर रहे हैं और उसकी कहीं ना कहीं अपोज भी कर रहे हैं लद्दाख के लिए, तो जम्मू कश्मीर में भी तो है डोमिसाइल। देखिए, डोमिसाइल में और जॉब्स प्रोटेक्ट करने में और लैंड प्रोटेक्ट करने में बड़ा अंतर है। यहाँ स्पेशल स्टेटस जब था हमारे पास, तो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट इशू किया जाता था, और उस स्टेट सब्जेक्ट के इशू का मतलब ये था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर का के नौजवानों का हक नहीं छीन सकता था। यहाँ उसे जॉब नहीं मिल सकती थी, और यहाँ की ज़मीन जो है 35A के तहत उसे प्रोटेक्ट किया गया था। यहाँ की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक था, पहला हक। आज तो वो हक नहीं है। आज डोमिसाइल का मतलब ये हो गया कि जो लोग पिछले 8-10 साल से या 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज वो भी उतने ही पार्टनर बन गए उस जगह के जितने जम्मू कश्मीर के लोग थे। आज वो भी लोग जो हैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग किया करते थे। मगर लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का अंतर मैं ये बता दूँ, आपके माध्यम से लोगों को भी बता दूँ कि जो लद्दाख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, वही उनके लैंड लॉज, उनके लैंड और उनके जॉब्स जो है प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। जैसा कि डोमिसाइल में होता है, डोमिसाइल में बाहर जो लोग यहाँ के डोमिसाइल हैं, चाहे वो बाहर के ही हैं, चाहे जितने भी ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर पिछले 15-20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, या बाकी मुलाजिम जो बाहर से सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं, या बाकी लोग जो हैं यहाँ पे एजेंसीज जो काम कर रही हैं और उसके तहत यहाँ नौकरी करने आते हैं, आज वो भी लोग जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की लैंड, जम्मू कश्मीर के जॉब्स यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों का हक बनता है सबसे पहले उन नौकरियों पे भी और यहाँ की ज़मीनों पे भी। डोमिसाइल के बावजूद भी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सिक्योर नहीं है, उनकी जॉब्स या लैंड सिक्योर नहीं है। किस तरह सिक्योर है आप बताएं? डोमिसाइल में अगर आपने किस तरह प्रोटेक्ट किया है, गवर्नमेंट वाजिया करे पोजीशन कि किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ की लैंड और यहाँ की जॉब्स। आप डोमिसाइल जब आपने वो लॉ बनाया तो आपने ये कहा कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं नौकरी के सिलसिले में बाहर से उठ के यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बनाया गया, और उन लोगों को भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की
का भी उनको वो राइट दिया गया और ज़मीन पे और नौकरी पे भी उनके बच्चों को हक दिया गया। तो ये मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका किस रिगार्डिंग? आम जनता के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप ज़रूर एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जो है चला रहे हैं। आप पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट वो होती है जो जिसको यहाँ की आवाम इलेक्ट करे, यहाँ के लोग इलेक्ट करें। और यहाँ अब जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट का ये हक नहीं बनता है कि लोगों की ज़िंदगी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करे। जब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाता तब तक मेरी यही गुजारिश है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों की उम्मीदों पे उतरने की कोशिश करें। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त करप्शन अरूज पे है, बेरोज़गारी अरूज पे है, तो इसे ख़त्म करने की बात करें। और जो मुझे कम लगता है कि उम्मीद नहीं है इनसे, मुझे तवक्को नहीं है कि ये कभी कर पाएँ, मगर फिर भी मेरा ये मैसेज रहेगा कि लोगों को तंग नहीं किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 3-3.5 साल से बहुत परेशान हैं और बहुत तकलीफ़ें जो हैं यहाँ के लोगों ने सही हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत। बहुत शुक्रिया। बता ये थे हमारे साथ ज़ीशान राना साहब, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।